बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनबीएस नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 नीट बुलेट सीरीज का लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से भी लगभग एक क्वेश्चन हर बार पेपर में रहता है। किस तरह का क्वेश्चन रहता है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी डिटेल दूंगा। सारे बच्चे इस सीरीज को फॉलो करें क्योंकि इस सीरीज में हमारा एम है कि 30 से 40 सब टॉपिक कराए जाएं और 30 से 40 सब टॉपिक से 25 से 30 क्वेश्चन आपके पेपर में रीनीट में आ जाए। और आप लोगों के कहने से एसीपी सर ने भी नीट बुलेट सीरीज चालू कर दी है। उन्होंने आज बात हो गई है, कल से उनके भी सेशन आने लगेंगे। तो पूरी ताकत से सभी बच्चे इस चीज को फॉलो करें। पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 बार जरूर सेशन को देख लें। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चन आता है, इन 4-5 फार्मूले पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। गौर से समझो। डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है आई के बी एम। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है डेल्टा टीबी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। डेल्टा टीबी की वैल्यू होती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है। के बी क्या है? कांस्टेंट है। एम क्या है? मोललिटी है। इसी तरह से डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। और डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दोनों में जरा डिफरेंस देख लो। ये सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन है। ठीक है। अब गौर से बात समझो। ये जो के एफ कांस्टेंट है और के बी कांस्टेंट है, ये सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करते हैं। मतलब यदि सॉल्वेंट चेंज होगा तो इनकी वैल्यू चेंज होगी, यदि सॉल्यूट चेंज करते हो तो इनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। के बी और के एफ की वैल्यू तभी चेंज होती है जब सॉल्वेंट चेंज हो। सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करते। सॉल्यूट आप चेंज करते रहो, के एफ के बी सेम रहेगा। ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है पाई इक्वल टू आई सी आर टी। आई वांट ऑफ फैक्टर है, सी कंसंट्रेशन है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ठीक है। यदि दो सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक हैं, इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है। यदि हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ए इज ए आइसोटोनिक ऑफ सॉल्यूशन बी, इसका मतलब ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। तो आप लिख सकते हो I1C1 RT सॉल्यूशन 1, I2C2 RT सॉल्यूशन 2। RT कट गया तो I1C1 इक्वल टू I2C2। ये देखो, अब एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू होता है आई का ये राउट्स लॉ। ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई इंटू काइए के। आई इंटू काइए का। आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है। आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। और पी एस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना, आई और काइए के। आई काइए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, तो ये वैल्यू जब घटती है तो ये पूरा बढ़ता है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब पीएस उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यदि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो वो आई और काइए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जितनी बातें मैंने बताई हैं इतनी ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या क्या ध्यान रखना है? देखो, यदि किसी सॉल्यूशन में यदि सॉल्यूट पार्टिकल ना तो डिसोसिएशन कर रहा है ना एसोसिएशन कर रहा है तो आई की वैल्यू 1 होगी। ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल कौन होते हैं? तो जनरली वो होते हैं यूरिया, हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, ये सब इन सब का वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है। क्यों? ना तो ये एसोसिएशन करते हैं ना डिसोसिएशन करते हैं सॉल्वेंट में। अब यदि कहीं पर डिसोसिएशन होगा तो वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला होगा I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है।
एन क्या है? एन ये है कि एक मॉलिक्यूल कितने आयन प्रोवाइड कर रहा है। यदि डिसोसिएशन 100% है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू जो होती है वो एन के बराबर होती है। और डिसोसिएशन के केस में आई ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, और आई की वैल्यू एन के बराबर होती है यदि 100% डिसोसिएशन माना जाए। यदि कहीं पर एसोसिएशन हो रहा है तो उसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू अल्फा। मतलब इस एन को 1 अपॉन एन कर दो तो एसोसिएशन का फार्मूला बन जाता है। यदि 100% 100% एसोसिएशन हो रहा होगा तो आई की वैल्यू 1 अपॉन एन के बराबर होगी। इसका मतलब यहां पर आई हमेशा 1 से छोटा आएगा। एसोसिएशन के केस में आई हमेशा 1 से छोटा आएगा, डिसोसिएशन के केस में आई हमेशा 1 से बड़ा आएगा, और यदि एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू हमेशा 1 लेनी है। ये थे कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान रखने हैं। अब इन क्वेश्चनों को लगाते हैं। देखो नीट 2026 में आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वस सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से कौन से इक्वस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? तो भाई बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या निकलेगा? डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है आई के बी एम। अब ये तो कांस्टेंट हो गया, क्यों? सबका सॉल्यूशन, सबका सॉल्वेंट सेम है, वाटर, तो केबी की वैल्यू सबके लिए सेम हो गई। अब डेल्टा टीबी किसका ज्यादा होगा? जिसका आई इंटू एम ज्यादा होगा, और जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। अब ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, यदि ये ज्यादा है तो फिर ये ज्यादा होगा। क्यों? ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, सॉल्वेंट सब में क्या है? वाटर है, सॉल्वेंट सब में क्या है? वाटर। तो जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा। अब डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल लो। निकालते हैं। कंसंट्रेशन इंटू आई, कंसंट्रेशन 0.1, आई कितना है? 2 सोडियम 1 सल्फेट 3, एन की वैल्यू 3, तो आई की वैल्यू 3। 100% डिसोसिएशन मान के चल रहे हैं क्योंकि अल्फा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये आ गया, इसमें निकालो 0.015 इंटू 1, क्यों? ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आई 1। अब यूरिया का आई भी 1 होता है। अब इसका देखो 0.01 इंटू 2, एक पोटेशियम एक नाइट्रेट, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है? इसकी आ रही है। और सबसे बड़ी वैल्यू डेल्टा टीबी की है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, बस फार्मूले से ही क्वेश्चन निकल आएगा। अब देखो ये द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन ये होता है, आपको मैंने अभी पढ़ाया था। ये देखो पाई इक्वल टू आई सी आर टी। प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन गिव ए स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप 25.73 लीटर बार मोल इनवर्स। द टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर इज डन। अब देखो इनके बीच में ग्राफ खींचा गया है, ये वाई एक्सेस पे है, ये एक्स एक्सेस पे है, तो उसका स्लोप क्या आया? उसका स्लोप ये आया। तो स्लोप की वैल्यू आ रही है बच्चों आई आर टी। अब इनके हिसाब से स्लोप है 25.73। आई की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, क्यों? सॉल्यूट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो जब मॉलिक्यूल का नाम नहीं बताया जाता है तो हम मान के चलते हैं वांटा फैक्टर 1 है। ठीक है, आई 1 हो गया। आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी है 0.083। टेम्परेचर पूछ रहा है, सिंपल सा फार्मूला लगाना है। देखो सब कुछ दिया है, बस टेम्परेचर पूछ रहा है। अब डिवाइड कर लीजिए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए 25.73 डिवाइडेड बाई 0.083, तो ये वैल्यू आ रही है 310 केल्विन के आसपास। 310 केल्विन का मतलब सेंटीग्रेड में निकालो, 273 से माइनस कर दो, क्योंकि आंसर जो है वो सेंटीग्रेड में है और हमारा केल्विन में निकला है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ रहा है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ रहा है। आप चेक करो, सिर्फ फार्मूला आना चाहिए,
सिर्फ फार्मूला आना चाहिए, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसको चेक करो, मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड बी डिजॉल्व टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद 15 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ यूरिया। अब दो सोल्यूशन यदि आइसोटोनिक है तो उनके पाई आपस में बराबर होंगे। इस सोल्यूशन का पाई I1 C1 RT1, यूरिया सोल्यूशन का पाई R2 C2 RT2। टेम्परेचर सेम है, अलग अलग नहीं है, कट गया। अब देखो ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर 1 और यूरिया का वांट ऑफ फैक्टर 1, तो ये भी 1 हो गया है ना, और ये भी 1 हो गया। अब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन रखो, मास ऑफ ग्लूकोज, तो भाई मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल बन गया, इनटू लीटर। लीटर कितना है? 1 लीटर। अब इसका I1, इसका कंसंट्रेशन रखो। अब देखो 15 ग्राम है, अब ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। ये देखो आ गया भाई, देखो 15 ग्राम पर लीटर था, अब इसको बस मोल ही तो बनाना है, तो ग्राम को मोल बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड, कंसंट्रेशन हो गया। ग्राम को मोल बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60। अब इसको सॉल्व कर लो, तो भाई 15 चौको 60, तो ये आ गया 180 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ये आ गया आपका 45 ग्राम। वो कह रहा है एक सोल्यूशन, ग्लूकोज का सोल्यूशन यूरिया के सोल्यूशन का आइसोटोनिक है, तो पाई बराबर हो गए। आरटी आरटी कट गया क्योंकि टेम्परेचर की कोई चर्चा ही नहीं है। एक ग्लूकोज है एक यूरिया है, दोनों का वांट ऑफ फैक्टर 1 है ना, कट गया। अब बात आई सी क्या है? कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो भाई मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल हो गया। लीटर कितना है? 1। अब इधर आओ, ये लिखा है 15 ग्राम पर लीटर। अब 15 ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर बनाना है, तो ग्राम को मोल बनाने के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड। यूरिया का कितना है? 60, सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, द फॉलोइंग सोल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम यूरिया 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम सुक्रोज 250 ml ऑफ वाटर। P3 द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो 3 सोल्यूशन दिए हैं, एक ग्लूकोज का दिया है, एक यूरिया का दिया है, एक सुक्रोज का दिया है। इनके ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर पूछ रहा है, तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू होता है ICRT। अब तीनों का I सेम है, तीनों का R सेम है, तीनों का T सेम है। बताओ, ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज इनके लिए I1 होता है, TR की बात ही नहीं है। अब कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल पर लीटर। मोल को मैंने खोल दिया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो सबके लिए मास सेम है, सबके 10-10 ग्राम डाले हैं, सबके लिए वॉल्यूम सेम है, सब में 250-250 ml है, सबका मॉलिक्यूलर वेट अलग है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल अलग अलग है। तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मॉलिक्यूलर वेट के। इसका मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। अब मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका होता है? सुक्रोज 342, तो सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा, मतलब P3 की वैल्यू सबसे कम होगी। अब फिर ग्लूकोज होता है 180, ग्लूकोज कौन है? P1, फिर P1 आएगा, है ना, और लास्ट में P2 सबसे ज्यादा होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। देखो सारे फार्मूले बेस्ड होती है, बस फार्मूले में या तो वैल्यू डालनी है या फार्मूले को ऊपर नीचे करना है। ये मैंने आपको पूरे PYQ करा दिए पिछले 5 साल के, और ये PYQ आपके होमवर्क है, ये PYQ आपके होमवर्क है। ये देखिए 4 PYQ मैंने करा दिए हैं, 4 PYQ मैंने होमवर्क दे दिए हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से लगभग रहता है। सारे बच्चों से मैं बार बार कह रहा हूं, NBS नीट बुलेट सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज है, इसको लगातार फॉलो करिए।
हर बच्चा इसका सेशन देखे और हर दोस्तों तक फैलाओ। अब मिलूंगा लेक्चर नंबर 5 में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।